हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिया डावी, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जिन्होंने 15th रैंक हासिल करी है। तो इस वक्त वो हमारे साथ हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजीज और कैसी उनकी प्लानिंग थी वो सब शेयर करने वाली हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम रिया डावी से। रिया, हाउ आर यू? Thank you so much. I am good. रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि जिस मुकाम पे आप इस वक्त इस साल यूपीएससी में 15th रैंक लेकर के आई हैं वो काबिले तारीफ है। जी, थैंक यू सो मच। तो रिया देखिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपने जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे थे कि भाई रिया ने कैसे प्लानिंग करी, क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। तो उसके ऊपर जाएं तो सबसे पहले हम आपसे ये जानते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन था रिजल्ट आने के बाद वो क्या था एग्जैक्टली, अगर आप हमें बता सकें। जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी टॉप 20 में। एंड मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और सबसे पहला कॉल मैंने अपनी बहन को ही किया था और उसको बताने के लिए कि रिजल्ट आ गया है और ये मेरी रैंक आई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सभी लोग जानते हैं कि टीना डावी आपकी बड़ी बहन है और रिया जो है छोटी बहन है। तो देखिए, एक ही घर से दो दो आईएएस निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। ये पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि आप की दो बेटियां हों और दोनों बेटियां जो है आईएएस बन गई हैं। और रिया, चलिए अब आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रीलिम्स की जो शुरुआत थी, स्ट्रैटेजी आपने कैसे बनाई उसकी? जी, प्रीलिम्स के लिए मैंने हमेशा से यही सोचा था कि जो सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं उसके लिए मैंने सोर्सेज लिमिटेड ही रखे थे। जो हमारी बेसिक बुक्स होती हैं जैसे एनसीईआरटीज, मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा बुक्स अगर हम रेफर करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी पे ही अपना फाउंडेशन बिल्ड किया था। साथ में मैंने करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया था। एंड मैं रोज दो न्यूज़पेपर्स भी पढ़ती थी जैसे द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ओके। एंड करंट अफेयर्स के लिए जो मैं न्यूज में पढ़ती थी तो मैं उसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाती थी खुद रिसर्च करके, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट या टॉपिक आया हो। और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने काफी सारे मॉक पेपर्स भी प्रैक्टिस करे हैं। आई थिंक मोर देन 80 पेपर्स मैंने सॉल्व किए होंगे क्योंकि प्रीलिम्स जैसे हर साल काफी डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो जी। मुझे लगता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे अपना, आपने जो सब पढ़ा है वो आपको काफी हेल्प करेगा। और जी। प्रीलिम्स में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज सीसैट को भी मत इग्नोर कीजिए। भले ही वो क्वालिफाइंग हो, बट मुझे लगता है कि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आते हैं जैसे मैं हूँ। क्योंकि 10th के बाद हमारा मैथ्स के साथ टच नहीं रहता है, तो सीसैट भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो रिया देखिए, हमने यहाँ पे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपसे समझी है। थोड़ा सा मैं आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। और टीना ने जब टॉप किया था 2015 आई गेस वो ईयर था और रैंक 1 रही थी उनकी, तो आप उस वक्त क्या कर रही थी वो मुझे बताएं प्लीज। जी, मेरे जो फादर है वो प्रेजेंटली सीजीएम है बीबीएनएल में, जो भारत नेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया में। मेरी मदर पहले वो बीएसएनएल में काम करती थी एज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, बट उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। जिससे वो मैं और मेरी बहन पे ध्यान दे पाए। जब मेरी बहन का रिजल्ट आया था तो उस टाइम मैं क्लास 12th में थी। एंड मैं घर पे ही थी क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम समर हॉलीडेज का टाइम पीरियड चल रहा था। और मैं और मेरी बहन ही एक रूम में बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है। मैंने उनके साथ ही उनका रिजल्ट देखा था और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तो रिया, ये जब आपने टीना का रिजल्ट देखा था तब से आपने प्लान किया कि मुझे भी यहीं पे जाना है, या पहले ही से आपने प्लान करके रखा हुआ था? जी, मेरी मदर हमेशा से चाहती थी कि हम दोनों इस एग्जाम को दें क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना जाता है जहां हम अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं, पीपल को सर्व कर सकते हैं। और जब जी। मेरी बहन ने ये एग्जाम क्लियर करी, उन्होंने टॉप भी किया, तो मेरी जो मोटिवेशन थी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि मुझे भी एग्जाम देनी ही है और इसको क्रैक करना है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आप
के आसपास ही इतना ज्यादा इंस्पायर करने वाले लोग मौजूद थे, और जैसा कि आपने बोला कि आपके मदर ने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली ने भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो चलिए अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंस में आप, पहला दो सवाल होंगे कि मेंस की स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, और दूसरा सवाल ये कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। मेंस की स्ट्रैटेजी के अगर उसके बारे में हम बात करें तो यही जो बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटीज हैं और जो कुछ रेफरेंस बुक्स या कुछ कोचिंग मटेरियल जो हमें मिलता है, मैंने उसी से अपने नोट्स बनाए थे, उसी को मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। साथ में मैंने काफी सारे जैसे क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के थे उनको रेफर करे थे, क्या क्या पूछा जाता है ऑफन, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। काफी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने भी खुद दी थी, जिससे आपको एक आइडिया लगता है कि आंसर कैसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपको कैसे मार्क्स मिल सकते हैं। एंड मैंने मेंस में ये भी ट्राई किया था कि मैं अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कैसे कर पाऊँ, कि अगर मुझे कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, कुछ रिपोर्ट्स को मेंशन करना है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को मेंशन करना है, तो मुझे लगता है उससे लगता है कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास एक वाइड पर्सपेक्टिव है एंड वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकता है। तो अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि रिवीजन की बहुत बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस होती है। तो रिवीजन के लिए इतना वास्ट सिलेबस है, आप रिवीजन कैसे करती थी, उसके बारे में मुझे बताइए। मुझे लगता है रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें तो पढ़ते हैं बट आप उनको भूल भी सकते हैं, तो आप रिवाइज करेंगे तभी वो दिमाग में बैठता है। तो मुझे लगता है कि हर टॉपिक को 3 to 4 टाइम्स तो आपको अच्छे से रिवाइज करना ही चाहिए। और खुद मैंने रिवीजन के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं अगर कुछ भी पढ़ती थी तो मैं उसको खुद लाउडली बोलती थी, जिससे जिससे मुझे वो अच्छे से याद हो। अगर वो तब भी याद नहीं हो तो मैं उसको लिख के प्रैक्टिस करती थी बिना देखे, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कुछ चीज लिखते हैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में तो वो आपको और अच्छे से याद होती है। तो उस तरीके से मैं रिविजन करती थी। ओके। तो देखिए, ये रिया का स्टाइल था, सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं, तो अगर आपको ये स्टाइल पसंद आता है तो आप भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब रिया, हम बढ़ते हैं आपके पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ। आपका मेंस क्लियर हो गया, प्रीलिम्स आप पहले ही क्लियर कर चुके थे, तभी आपने मेंस दिया। तो उसके बाद जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो लगातार पहुंचते हैं वहां तक, बट वहां पर वो फेल हो जाते हैं। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप वहां तक पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंची, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका घर से धौलपुर हाउस तक का जो सफर था उस दिन का, क्या आप सोचते हुए जा रहे थे, क्या प्लान करते हुए जा रहे थे, और उससे एक दो दिन पहले किस तरह की स्ट्रेटजीज आपने बनाई थी अपने लिए। जी, इंटरव्यू में ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका जो डैफ होता है, जो आप फॉर्म भरते हैं अपने बारे में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने डैफ अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, साथ में जो करंट अफेयर्स उस टाइम जो चल रहे थे तो वो भी मैंने, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगे उसके मैंने खुद अपने नोट्स आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में बना लिए थे, कि अगर इससे कुछ पूछा जाए तो वो मैं आंसर कर पाऊँ। और मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, उससे आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आपको समझ आता है कि और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। और उस दिन जब मैं धौलपुर हाउस जा रही थी तो मेरे दिमाग में यही था कि उस दिन का जो न्यूज़पेपर है वो मुझे जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मॉर्निंग सेशन में ही था। और मुझे लगता है मैंने अच्छा है कि उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह, क्योंकि उसी से मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे गए अपने इंटरव्यू में। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक आध कोई सवाल आपको अगर याद हो, जो आपको लगता है कि ये सवाल जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकता है कि किस तरह से रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल भी दिया कि न्यूज़पेपर से आपने पढ़ा उस दिन का और उससे रिलेटेड सवाल भी आए, तो कोई अगर एग्जाम्पल आपको इस वक्त याद आ रहा हो तो आप वो हमें बताएं। जी, काफी चीजें तो जैसे मेरे हॉबीज से पूछी गई थी, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है तो उसके बारे में पूछा था। मेरा ऑप्शनल क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उस टाइम म्यांमार में काफी सिचुएशन चल रही थी, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उससे क्वेश्चन पूछा था। और क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है एज सच, तो उन्होंने मुझसे थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे थे, शायद मुझे टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि यदि आप किसी बैकवर्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी।
और सिमिलरली उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि हमारी इकोनॉमी कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो गई है, तो यदि आप अगर अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आप क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स लेंगे उसको रिवाइव करने के लिए। तो ऐसी काफी सारी चीजें मुझसे पूछी गई थी। क्या आपसे रिया कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछा गया था? जी, ट्रिक क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछा गया था। मुझे लगता है जो डायरेक्ट चीजें थी जो उस टाइम चल रही थी वही पूछी गई थी। अच्छा, तो एक ठीक है, तो यहाँ पर आपने बता दिया कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपके साथ कैसा रहा आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए कि कोविड-19 रहा और इसके बीच आपने प्रिपरेशन भी करी होगी, तो इसका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे कैसा पड़ा था? जी, कोविड की वजह से आई थिंक हर एस्पिरेंट की प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट पड़ा ही था, क्योंकि सब घर में थे, कोई इंटरेक्शन नहीं था। पढ़ते पढ़ते लोग बोर भी हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं और समझ नहीं आता है कि क्या करा जाए। कोचिंग भी मुझे लगता है बंद हो गई थी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था और कोविड की वजह से एग्जाम भी काफी बार पोस्टपोन होती रही, तो अनसर्टेनिटी भी बहुत थी कि एग्जाम होगी कब। तो उसके बीच में मुझे यही लगा कि मैं अपनी हॉबीज थोड़ी परस्यू कर सकती हूँ। जैसे मैंने कोई बुक पढ़ ली, कोई पेंटिंग बना ली, जिससे मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाऊं। साथ में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में सभी हैं, तो आप अपना विल स्ट्रांग रखिए और बस करते जाइए अपना काम। ओके, तो रिया आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी के जरिए ही प्रिपरेशन करी है? जी, मैंने कोचिंग ली थी, दोनों जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। ओके, ठीक है। तो साथ साथ सेल्फ स्टडी भी हो रही थी और कोचिंग भी चल रही थी, तो कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? जी, मिनिमम 8 to 10 आवर्स तो डेली हो ही जाता था। कभी कभी कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता था तो 12 to 13 आवर्स भी हो जाता था। ओके, ठीक है। तो आपने एक सपना देखा था, वो सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका लबसना होगा, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो वहां पे जाने से पहले अब कुछ जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? आपके लास्ट वर्ड्स। जी, मैंने यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर कैंडिडेट की जर्नी बहुत ज्यादा यूनिक होती है। अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपना खुद टाइम टेबल सेट करिए और टारगेट्स को मीट करिए, जिससे आपका सिलेबस कवर होता जाए। और साथ में अपने हार्ड वर्क में आपको बिलीव करना चाहिए, होप लूज नहीं करनी चाहिए, और कुछ भी चैलेंजेस आए लेकिन क्विट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, सो क्विट बिल्कुल भी ना करें और लगातार प्रिपेयर करते रहें। प्रिया का यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, हो सकता है कि आपका सेकंड में हो जाए, थर्ड में हो जाए। तो इसलिए आप वर्क हार्ड करते रहें और साथ साथ प्रिपेयर करते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ चलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में हमें और रिया को इजाजत दीजिए। रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जागरणजोश.com के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। और रिया यहाँ पर हमारे साथ थी, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग जो है जैसे की थी अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए, वो सब यहाँ पर शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि रिया के इस प्रिपरेशन के बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।